बस करो माँ, बहुत हो गया, अब और नहीं सहा जाता। इतनी बेइज्जती तो कोई अपने दुश्मनों की भी नहीं करता है जितनी आप अपनी बहू की कर रही हैं। वाह बेटा, आज तेरी भी जबान हो गई है। तू भी सबके सामने अपनी माँ को बोल रहा है। सिखा दिया ना तुझे भी इसने। हाँ माँ, सिखा दिया। लक्ष्मी देवी के 2 बेटे थे। बड़ा बेटा संजय अच्छी नौकरी करता था, वो अपना परिवार लेकर मुंबई शहर में ही रहता था। और छोटा बेटा सूरज, वो घर पर ही रह गया। उससे जल्दी कोई नौकरी हो ही नहीं पाती थी, जिसके चलते वो घर पर ही खेतीबाड़ी का काम देखने लगा। लक्ष्मी जी और उनके पति रमाकांत जी छोटे बेटे के साथ ही गांव में रहते थे। रमाकांत जी अपनी नौकरी से रिटायर हो गए थे, तो महीने की उन्हें भी अच्छी पेंशन मिल जाती थी। और संजय खेती अच्छी खासी लंबी चौड़ी थी, जो खुद ही करता था, तो खेती के भरोसे ही 2 पैसे वो अपने पास भी रखता और घर का खर्च भी चलाता था। कभी भी रमाकांत जी से पैसे नहीं लेता था, और वैसे भी रमाकांत जी उसे पैसे देते भी नहीं। आए दिन रमाकांत जी और लक्ष्मी देवी के खाने में नई नई फरमाइशें होती रहती थीं। खाना उन्हें कभी भी सादा नहीं चाहिए था। ज़्यादातर वो लोग पूड़ी, पराठे, मसालेदार सब्जी ही पसंद करते थे, जो कि छोटी बहू रीना बनाकर भी देती थी। सूरज और रीना दोनों ही रमाकांत जी और लक्ष्मी जी का अच्छे से ख्याल रखते थे। इसके बावजूद भी लक्ष्मी देवी कभी भी रीना के साथ खुश नहीं रहती थी। वो आए दिन बस अपनी बड़ी बहू रूबी के ही गुणगान करती थी। वो कहावत है ना कि दूर के ढोल सुहावने। लक्ष्मी जी की जो बहू सेवा करती, लक्ष्मी जी उस बहू की थोड़ी भी कदर नहीं करती। और जो बहू साल में 1 बार महीने के लिए आती, उसमें से भी 15 दिन अपने मायके रहती, उस बहू के लिए लक्ष्मी जी दिन रात चिंता करती रहती। अगर लक्ष्मी जी के कानों में कहीं से खबर पड़ गई कि रूबी बीमार है, तो लक्ष्मी जी को लगता कि पूरा घर ही सर पर उठा लेंगी। वो बार बार रमाकांत जी को कहती, जरा संजय को फ़ोन लगाओ, पता तो करो बहू कैसी है। बताओ, अकेली है बेचारी, वहाँ कोई हाथ बटाने वाला भी नहीं होगा, सारा काम घर का अकेली ही करती होगी। जरा पूछ लेना, कुछ पैसे रुपए की ज़रूरत है तो भेज देना। बड़े भैया और भाभी के लिए इतनी फिक्र और प्यार देखकर सूरज और रीना दोनों ही एक दूसरे का मुंह देखने लगते हैं कि कैसे माँ भैया भाभी को पैसे देने के लिए उतावली हो रही हैं, जबकि वो लोग पैसे मांग भी नहीं रहे। और हम अगर कभी बहुत इमरजेंसी पड़ जाए और कुछ पैसे मांग ही ले, तो माँ तो ऐसे चिल्लाती है, ऐसे एहसान जताती है, जैसे सूरज से बड़ा निकम्मा इस दुनिया में और कोई है ही नहीं। गर्मी की छुट्टियाँ हो गई थीं और साथ ही शुरू हो गया था रूबी भाभी के आने की तैयारी। माँ जी रूबी भाभी के आने की खबर से बड़ी ही खुश थीं। 10 दिन बाद रूबी भाभी भी आ गई। रूबी सबके लिए कुछ ना कुछ लेकर ही आई थी। लक्ष्मी जी के लिए साड़ी, रीना के लिए साड़ी, बच्चों के लिए कपड़े, और 2 ननद थीं, उनके लिए भी साड़ियाँ लेकर आई थी। 2-4 दिन बाद ही नंदों को भी फ़ोन करके भेंट करने के लिए बुला लेती है। नंदे भी आ जाते हैं। अब रीना का काम कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया था। घर में इतने लोग जो इकट्ठे हो गए थे, और करने वाली बस अकेली रीना ही थी, क्योंकि रूबी तो ऐसे आती जैसे लगता ही नहीं कि उसका ससुराल है। वो तो 10 दिन के लिए बस मेहमान बन के आती थी, जिसके चलते ना कभी रीमा उसे कोई काम करने देती और ना ही रूबी कोई काम करना ही चाहती थी। रूबी खुद तो गर्मियों की छुट्टी में आती, साथ साथ पीछे से 2 नंदों को भी बुला लेती थी। 2-2 ननद, उनके बच्चे, अच्छी खासी भीड़ जमा हो जाती थी। बेचारी रीना का पूरा दिन किचन में लग जाता। खाने वाले तो बहुत थे, लेकिन करने वाला कोई भी नहीं था। ऊपर से एक दिन लक्ष्मी देवी ने कहा, बहू, बड़ी बहू को ले जाने के लिए कुछ चावल और दाल साफ करके बोरी में बांध दो। लेकिन माँ जी, मेरे पास इतना टाइम कहाँ मिल रहा कि मैं दाल चावल साफ करने बैठूं। पूरा दिन तो इधर उधर ही लग जाता है। आप एक काम करिए, किसी को बाहर से पकड़ लीजिए, जो कुछ पैसे लेकर अच्छे से चावल दाल साफ कर देगा। अच्छा, तो मतलब मैं तुम्हें एक काम बोल दी तो तुम्हें अब नौकर चाहिए। इतना कौन सा पूरा दिन लगी रहती हो जो तुम्हें टाइम नहीं मिलता है। इतनी कौन सी भीड़ हो गई है। एक बड़ी बहू आई है, 2 मेरी बेटी, 3 लोगों के खाना बनाने में तुम पूरा दिन किचन में लगा देती हो। भाई, हमारे ज़माने में तो 25-25 लोगों का खाना बनता था, दोनों टाइम। फिर भी मजाल है कि सास ननद कुछ कह दे और ना करें। अब 10 दिन के लिए कोई तुम्हारे घर आया है तो तुम उसे खाना भी बना के नहीं खिलाओगी। खाना बनाने के बाद वैसे भी कौन सा काम होता है। पूरी दोपहर तो आराम ही करती रहती हो। एक दिन आराम ना करोगी
तो कौन सा पहाड़ टूट जाएगा। लक्ष्मी देवी तेज से चिल्लाने लगी कि पूरा घर ही इकट्ठा हो गया था। फिलहाल रीना सास के मुंह से लगने से अच्छा काम करना ही समझी और बैठ गई पूरी बोरी का दाल और चावल लेकर साफ करने। गर्मी भी ज़बरदस्त पड़ रही थी, ऊपर से भरी दोपहर। उसने पूरा दाल चावल साफ कर बोरी बांध कर रख दी। शाम हो गई थी, सबको चाय की तलब भी चढ़ गई थी, लेकिन चाय बनाने के लिए जब रीना खाली हो तब तो चाय बनाए। सास की आवाज़ सुन जल्दी जल्दी हाथ पैर धोकर वो तुरंत किचन में भागी। पूरे दोपहर दाल चावल साफ करने से पूरा शरीर थक गया था। फटाफट सबको चाय बना कर दी, फिर लगे हाथ खाने की तैयारी में भी लग गई, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे भी थे जो जल्दी ही सो जाते थे। खाना बनाकर, खिलाकर, बर्तन धोकर सारा कुछ करते करते रीना को 11 बज गए थे। थकान से शरीर बुरी तरह से टूट रहा था। अगले दिन जब रीना की नींद खुली तो लक्ष्मी देवी की आवाज़ जोर जोर से उसे सुनाई दे रही थी। 7 बज चुके थे, अभी तक घर में कोई उठा ही नहीं था। लक्ष्मी जी को चाय की लत लगी थी। 7 बजे चाय पीती थी, लेकिन आज तो रीना उठी ही नहीं, इसलिए उनको चाय भी नहीं मिली। जब उन्होंने अंदर किचन में जाकर देखा, किचन बंद पड़ा था। वो बाहर से ही रीना को चिल्लाने लगी। आवाज़ सुनकर पूरा परिवार ही आ गया, लेकिन रीना नहीं आई तो रूबी चाय बनाने किचन में चली गई। रूबी को किचन में जाता देख लक्ष्मी जी तुरंत रीना के कमरे में घुस जाती हैं। रीना को लेटा हुआ देख चिल्लाने लगती हैं, क्यों महारानी, आज ऐसी क्या बात हो गई कि तुम्हारी नींद ही नहीं खुल रही है? कुछ ज़्यादा ही नहीं आराम कर लिया? पूरी रात सोने के बावजूद अभी तक नींद नहीं पूरी हुई? समय का ख्याल है? माँ जी, मेरा पूरा बदन बुखार से तप रहा है, शरीर में बिल्कुल भी जान नहीं है। बुखार है तो सोने से ठीक हो जाएगा। तुम्हें पता है कि इस समय घर में लोग आए हुए हैं, इसी समय तुम्हें बीमार पड़ना था, और बीमार पड़ी भी तो दवाई टाइम पर ले लेती। छोटी बच्ची हो, जो तुम्हें हाथ पर दवाई रखी जाएगी तो दवाई खाओगी। बताओ अब कैसे होगा घर का सारा काम? 4 लोगों को देख ली, बीमार होके बैठ गई, हो गया कल्याण। तुम तो वैसे ही चाहती थी कि घर के लिए नौकर लग जाए, नौकर नहीं लगा, बीमार हो गई। बताओ इतनी नाजुक शरीर है, थोड़े से चावल के साफ कर दिए, बीमार हो गई। सब समझती हूँ तुम्हारा नाटक। जानबूझकर तुमने दवाई नहीं खाई होगी कि सुबह तक आराम मिल जाएगा तो मुझे फिर से काम करना पड़ जाएगा। कामचोर हो, काम ना करने के बहाने ढूंढ रही हो। बस बस करो माँ। तभी पीछे से आवाज़ आई। लक्ष्मी जी ने पीछे मुड़ के देखा, उनका बेटा सूरज खड़ा था, हाथों में दवाई लिए। बोला, माँ कैसी बातें कर रही हो? तुमने एक बार भी रीना को छू के देखा कि उसे कितना तेज बुखार है? पूरी रात बुखार से तड़पती रही है। इसके बाद सुबह होते ही आप प्यार के 2 बोल बोलने की जगह उसे उल्टा सीधा सुना रही हैं। माँ कितना बर्दाश्त करवाओगी? अब नॉर्मली बोलती तो चलता भी, लेकिन कम से कम किसी के दुख में तकलीफ में तो मत बोला करो। हाँ हाँ, अब तुम भी बोलो, तुम्हारी भी बड़ी जबान खुल गई है। क्या बोल दिया मैंने? कौन सा गलत बोल दिया? कह रही ना 4 लोगों को देखते ही बीमार हो गई। जब थकान थी, तकलीफ था तो दवाई खा ली होती, अब तक तो ठीक हो गई होती ना। हाँ माँ, तुम्हें तो बस उसके काम से मतलब है, चाहे वो दुख में रहे, दर्द में रहे, तकलीफ में रहे। अगर काम करती रहे तो तुम्हें कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। माँ तुम सौतेला व्यवहार क्यों कर रही हो हमारे साथ? वहीं पर अगर बड़ी भाभी बीमार पड़ जाती तब तो तुम कितना परेशान हो जाती हो, और जब रीना बीमार पड़ गई तो तुम्हें वो नाटक लग रहा है। उसके लिए चिंता तो दूर की बात, उसकी बीमारी भी तुम्हें बहाना दिखाई दे रहा है। अब समझी मैं सारी बात, ये खुल के बोलो ना। सारी जलन तुम लोगों को बड़ी बहू से है। रूबी खड़ी चुपचाप सारा तमाशा देख रही थी। चाय बनाकर उसने अपनी सास को देते हुए कहा, माँ जी छोड़िए ना, अब उसकी तबीयत खराब है तो कैसे उठेगी बेचारी। देख लो बहू, तुम सब कुछ अपनी आंखों से ही देख लो। एक तुम हो, उन दोनों के लिए तुम्हारे दिल में कितनी हमदर्दी है। एक वो दोनों है, अगर मैं तुम्हारी थोड़ी सी भी फिक्र कर दूं तो जैसे उन दोनों के कलेजे पर सांप लौट जाता है। एक काम करो, इस बार तो अपने साथ मेरा भी टिकट कटा लो। मुझे कुछ दिनों तक इन दोनों से दूरी बना के ही रखनी है। तंग आ गई हूँ मैं रोज की किचकिच से। रूबी ने कुछ भी नहीं कहा। दरअसल वो लक्ष्मी जी को अपने साथ ले जाना ही नहीं चाहती थी।
लेकिन लक्ष्मी जी के बार बार कहने पर उसने कह दिया, माँ जी टिकट नहीं हो रहा है। बड़ी मुश्किल से तो 2 ही टिकट हुआ, मेरा और बच्चों का। लेकिन फिर भी लक्ष्मी जी ज़बरदस्ती तैयार हो गई। हाँ तो कोई बात नहीं, मैं बच्चों की सीट पर ही बैठकर चल पड़ूंगी, लेकिन एक बार तो मुझे इन दोनों को सबक सिखाना ही है। अब बेचारी रूबी क्या बोले। लक्ष्मी जी रूबी के साथ अपना बैग पैक करके निकल पड़ती हैं। रूबी की बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी कि लक्ष्मी जी उसके साथ जाएं। जैसे तैसे वो दोनों मुंबई पहुँचे। काम के चलते सब रात को लेट ही सोते थे, सुबह भी लेट ही उठते थे, 7 बजे के आसपास। और 7 बजे ही लक्ष्मी जी को चाय की लत लग जाती थी। और वैसे भी कहते हैं ना, नई जगह तो नींद वैसे ही खुल जाएगी। लक्ष्मी जी 5 बजे से उठकर चुपचाप बेड पर ही पड़ी रहीं। कहीं जाएं भी तो कहाँ जाएं? 2 ही कमरों का तो घर था। एक कमरे में बहू बेटे सोए थे, एक कमरे में बच्चों के साथ लक्ष्मी जी सोई थीं। जैसे तैसे 6 बजे 7 बजे अब उनकी लत बढ़ती ही जा रही थी। बहू अभी तक उठी नहीं थी। अंत में लक्ष्मी जी रूबी को जगाने जाती हैं और कहती हैं, बहू 7 बज गए हैं, उठ जाओ, एक कप चाय बना के दे दो। वो भी कहती है, क्या माँ जी, ये क्या तरीका है सुबह सुबह उठाने का? सबका अपना अपना टाइम होता है। अगर आपको 7 बजे चाय की लत लग गई तो आप चाय बनाकर पी सकती हैं ना। आपको पता है हम रात को कितना लेट सोते हैं। ये गांव नहीं है, शहर है। यहाँ पर सबका अपना हिसाब किताब होता है। बहू की 2 टूक सुन लक्ष्मी जी एकदम से हैरान थीं। वो रूबी को ऐसे देख रही थी जैसे बिल्कुल भी उन्हें उम्मीद ही नहीं थी। कहीं ना कहीं उनकी आंखों में आंसू जरूर आ गए थे। और उसी पल उनके आगे रीना का चेहरा भी नाचने लगा। रीना की कभी भी हिम्मत नहीं हुई कि वो ऐसे इतनी बुरी तरह से मुझे जवाब दे। कितना कुछ उसे सुनाती थी। 7 बजते बजते किसी भी कीमत पर उनके आगे चाय रख ही देती थी। फिर भी 1000 बातें सुनाती थी अपनी आदत के चलते। लक्ष्मी जी किचन में आईं, खुद के लिए चाय बनाई, लेकिन आज उनका चाय पीने का मूड नहीं था। पहले दिन ही उनका मन उचट गया था। फिर भी वो चाय लेकर बालकनी में चेयर पर बैठ गई। पहले दिन में ही घर की याद आने लगी। रूबी करीब 7:30 बजे उठी, सीधे किचन में जाकर नाश्ते की तैयारी करने लगी। रमेश भी जल्दी जल्दी ऑफिस जाने के लिए तैयार होने लगा। बच्चे अपने अपने स्कूल के लिए तैयार होने लगे। रूबी सबके लिए किचन में नाश्ता और टिफ़िन बनाने में लगी थी। और बेचारी लक्ष्मी जी चुपचाप बाहर बालकनी में बैठी सबको देखे जा रही थी। सब अपने अपने कामों में इतने बिजी थे, किसी के पास लक्ष्मी जी के लिए थोड़ा सा भी टाइम नहीं था। करीब 1 घंटे के बाद बच्चे और रमेश नाश्ता करके चले गए। अब घर में अकेली रूबी और लक्ष्मी जी ही रह गई थी। 9 बज चुके थे। 9 बजे तक घर पर रीना लक्ष्मी जी को नाश्ता भी करा चुकी होती है, लेकिन यहाँ आज लक्ष्मी जी चाय पीकर बालकनी में किसी अजनबी की तरह बैठी हैं और सब अपने अपने कामों में लगे पड़े हैं। बच्चे और बेटा तो चले गए। रूबी अपने घर के साफ सफाई, किचन की सफाई, अपने घर के कामों में लग गई। करीब 11 बजे जब वो नहाकर फ्री हुई तो उसने लक्ष्मी जी से नाश्ता करने के लिए कहा और उनके आगे खाने की प्लेट रखकर खुद ही खाने बैठ गई। बहू से थोड़ी बहुत बातें करते हुए लक्ष्मी जी ने नाश्ता तो कर लिया। अब रूबी घर का कुछ और काम निपटा कर बोली, माँ जी मैं 1 घंटे के लिए आराम करने जा रही हूँ, आपको कुछ काम है तो बता दीजिए। कोई काम नहीं है बहू, तुम आराम कर लो। रूबी फिर से अपने कमरे में चली जाती है और एक बार फिर से अकेली रह जाती हैं लक्ष्मी जी। पूरी तरह से सन्नाटा था। जैसे पूरी रात गुजरी थी वैसे ही पूरा दिन भी अकेले अकेले ही गुजर रहा था। पल भर के लिए पूरा परिवार उठा, थोड़ी सी चहल पहल हुई, फिर से वही शांति। ये शांति लक्ष्मी जी को अंदर ही अंदर काट रही थी। यहाँ आने के बाद उनका 1 मिनट के लिए भी मन नहीं लगा, क्योंकि जो बहू गांव में उनसे चिपक के मीठी मीठी बातें करती थी वो यहाँ पर आने के बाद अपने काम में ही इतनी बिजी रहती कि उसे बात करने का टाइम ही नहीं मिलता। कुछ पूछने पर बस हाँ ना में जवाब दे के रह जाती। तो जिसके पास लक्ष्मी जी से बात करने का टाइम नहीं है वो लक्ष्मी जी की मनपसंद का खाना कहाँ से बना के दे पाएगी, उनका ख्याल कहाँ से रख पाएगी। वो तो इसे हीरा समझती थी, अभी तक उसकी असलियत से दूर थी। रूबी के साथ लक्ष्मी जी ये सोचकर आई थी कि बड़ी बहू के यहाँ जाऊंगी, कुछ दिन चैन से रहूंगी,
बड़ी बहू सेवा करेगी, उनकी बातें सुनेगी, बातें करेगी, जैसे गांव में आकर दिन रात उनसे चिपक के बातें करती है। लेकिन यहाँ तो बहू के पास बिल्कुल ही टाइम नहीं है कि वो अपने सास से बातें ही कर ले, और ना ही उसका ये रूप देखकर लक्ष्मी जी की हिम्मत ही होती कि उससे कुछ कह भी दे। कहते हैं ना, जब सामने वाला आपसे कुछ ज़्यादा ही उम्मीद लगा कर बैठा रहता है और वो चीज़ उसके मन मुताबिक नहीं मिलती है तो वो बुरी तरह से टूट जाता है। ऐसे ही बुरी तरह से टूट चुकी थी लक्ष्मी जी। जैसे तैसे उन्होंने 2 दिन काटे। तीसरे दिन उनकी बेचैनी बढ़ने लगी। शाम को जब रीना का फ़ोन आता है तो लक्ष्मी जी जैसे ही फ़ोन उठाती हैं, रीना कहती है, माँ जी आप शहर जाके अपनी बड़ी बहू के साथ रह के छोटी बहू को तो भूल ही गई। क्या आप इस तरह से नाराज़ हैं कि हमसे बात भी नहीं करेंगी? पूरे 2 दिन हो गए आपके गए हुए। मेरा मन तो आपके बिना बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। क्या मैं इतनी बुरी हूँ कि आप मुझसे फ़ोन पे बात भी नहीं कर सकती? छोटी बहू की बातें सुन लक्ष्मी जी की आंखों में आंसू आ गए थे। तड़प उठी थी। धीरे से बोली, नहीं बहू, ऐसी बात नहीं है। याद तो मुझे भी बहुत आ रही है। एक काम कर, सूरज को बोल दे मेरा टिकट निकलवाने के लिए। 2-3 दिन के अंदर में ही। मुझे भी वैसे यहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा। कहते हुए लक्ष्मी जी ने फ़ोन काट दिया। बड़ी मुश्किल से 1 हफ्ता रुकी और फिर चल दी अपने गांव, अपने घर, जहाँ पर उनका राज चलता था। जैसे ही वो घर आई, रीना को देखते ही उनकी आंखें छलक आई। उन्होंने कहा, सच में बहू, दूर के ढोल ही सुहावने होते हैं। ये कहावत तो मैंने आज तक सुना था, लेकिन आज देख भी लिया। रीना सब कुछ समझ गई थी, लेकिन फिर भी वो पूछकर माँ जी का दुख बढ़ाना नहीं चाहती थी। उसे तो बस खुशी इस बात की थी कि चाहे जैसे भी हो, कम से कम माँ जी ने उसकी कदर तो जानी। दोस्तों, पैसा ही सब कुछ नहीं होता है ज़िंदगी में। ऐसे कई मोड़ आते हैं जब हमें किसी के प्यार की, अपनेपन की ज़रूरत होती है, जो लक्ष्मी जी को अपनी छोटी बहू रीना से मिला। ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है, इसे वास्तविकता से ना जोड़ें। उम्मीद है कहानी आपको पसंद आई हो। अगर कहानी पसंद आए, कहानी को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताइए कहानी कैसी लगी। प्लीज़ सब्सक्राइब।